हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम प्रकरण 4 के स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। आज जो हम स्वाध्याय के प्रश्न देख रहे हैं वो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 प्रश्न हम देखेंगे। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई भोजन श्रृंखला को उचित क्रम में पुनः लिखिए और भोजन श्रृंखला किस परिसंस्था की उस परिसंस्था का वर्णन करिए। मतलब यहाँ पे तुमको भोजन श्रृंखला दिया है तो इसको तुम्हें पहले पुनः क्रम में बनाना है, क्रम से लिखना है और फिर वो किस श्रृंखला की है और उसका वर्णन करना है। अब यहाँ पे देखो भोजन श्रृंखला में नाम क्या दिया, कनखजूरा, सांप, धान की खेती, बाज, मेढक। देखो ये उदाहरण हम लोग वीडियो में देख चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे परिसंस्था के बारे में, तो वहाँ पे उदाहरण था। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले हमें जो है क्रम से लिखना है। ये जो है हमारा क्वेश्चन, इसको हमें पहले क्रम से लिखना है। वैसे मैं तुम लोगों को पहले भी बताई हूँ, जो कनखजूरा है वो एक्चुअली टिड्डा है। कनखजूरा एक्चुअली ये मराठी शब्द है, एक्चुअली यहाँ पर टिड्डा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये उदाहरण हम लोग पहले देखे हैं ना। यहाँ पर ये उदाहरण हम जो है पहले की वीडियो में देख चुके हैं। ये धान की खेती है तो ये टिड्डा है, ये टिड्डा है, ये मेढक है, ये सांप है। तो ये हमारा सही क्रम है ना, और ये जो है बाज है। ठीक है, तो ये हमारा सही क्रम है। तो सही क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, धान की खेती, ये पहले आएगा। फिर उसके बाद आएगा कनखजूरा। क्वेश्चन में जो नाम लिखा है वही लिखना होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे टिड्डा होगा, मगर जो प्रश्न में तुम्हें नाम दिए जाएंगे वही नाम लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आएगा मेढक, उसके बाद चौथा आएगा सांप और पांचवा आएगा बाज। तो इसको ऐसे ठीक करके लिख लेना, आकृति भी बना लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो अभी ये उचित क्रम हो गया, यहाँ पर ये उचित क्रम हो गया, धान की खेती, टिड्डा। और देखो तीर का निशान भी ध्यान देना, क्योंकि धान की खेती को टिड्डा खा रहा है। ठीक है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, फिर मेढक को सांप और सांप को बाज। फिर उसके बाद दिया ऊपर दी गई भोजन श्रृंखला। अब ये काम तुम्हें पूछा था ना प्रश्न में कि ये भोजन श्रृंखला जो है वो किस परिसंस्था की है, भू परिसंस्था। भू यानी भूमि, जमीन की है ना, भूमि। तो भू परिसंस्था की भोजन श्रृंखला है। तो ये पहले हमने क्रम से लिखा, फिर ये इसका। फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस परिसंस्था का वर्णन कीजिए। तो यानी भू परिसंस्था का तुम्हें वर्णन करना। देखो भू परिसंस्था हम लोग पहले भी देखे थे, उसमें अनेक जैविक घटक पाए जाते हैं, कीटक, पक्षी, प्राणी। तुम लोग को पहले की वीडियो में उदाहरण भी बताई थी, आकृति भी बने थे। फिर यहाँ पर अभी इसको वर्णन करना है ना, तो कैसे लिखोगे, ऊपर दिए गए प्रश्न में धान की खेती का उदाहरण दिया है। मैं तुम लोग को पहले भी बताई थी ना, धान की खेती जो है उसमें अत्यधिक पानी का उपयोग होता है। इसके लिए वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, इस कारण वहाँ पर मेढक रहते हैं। जहाँ जैसे पानी भरा तो वहाँ मेढकों की संख्या बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये पहले तुम्हें बताना कि यहाँ पे जो उदाहरण में धान की खेती है, धान की खेती जलाशय, नदी के किनारे होती है, तो वहाँ अत्यधिक पानी का उपयोग होता है। इसलिए खेत में हमेशा अधिक मात्रा में पानी भरा रहता है, जिसके कारण मेढक हमेशा रहते हैं। फिर उसके आगे बताओगे भोजन श्रृंखला में। अब तुम्हें इसका वर्णन करना है ना, तुम्हें बोला है ना इसका वर्णन करना है। तो देखो सबसे पहले धान की फसल क्या है, उत्पादक। ठीक है, जो भोजन श्रृंखला उसमें उत्पादक क्या है, धान की फसल। फिर प्राथमिक भक्षक यानी प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, टिड्डा, एक कीटक। ठीक है, वैसे तुम लोग जो है कनखजूरा ही लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में कनखजूरा बोला ना, वैसे टिड्डा आएगा, मगर क्वेश्चन में जो शब्द है वही लिखना। तो वर्णन कैसे करोगे, यहाँ पे तुम्हें बताना है भोजन श्रृंखला में उत्पादक धान की फसल है, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा है, द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय भक्षक क्या है, मेढक है, तृतीय भक्षक या तृतीय उपभोक्ता सांप है, और सर्वोच्च भक्षक बाज है। ठीक है, तो ये तो इन लोगों के बारे में हो गया। फिर इनका पोषण स्तर बताना है। इस
प्रत्येक पोषण स्तर के जैविक घटक पर जीवाणु, कटक, कवक, कुछ कीड़े इत्यादि विघटक के रूप में कार्य करते हैं। फिर धान के खेत की परिसंस्था में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा धान की फसल से सीधे बाज तक के पोषक स्तर तक हस्तांतरित होती है। देखो अभी ये धान की फसल है, इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से। तो यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, मतलब इस परिसंस्था में क्या हुआ, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा धान की फसल से, ठीक है, जो धान की फसल से शुरू हुई, सूर्य से उसने ऊर्जा लिया और फिर वो कहाँ जा रही? बाज तक, ठीक है। तो यानी पोषक स्तर का हस्तांतरित होती है, हस्तांतरित यानी आगे आगे पास होती जाती है। तो ऊर्जा जो है वह धान की फसल से बाज तक, ठीक है। कैसे धान की फसल से बाज तक? देखा ना, धान की फसल से कनखजूरा, कनखजूरे से मेढक, मेढक से सांप, सांप से बाज। तो इस तरह से इसका वर्णन करना है, ठीक है। ये हमारा पहला प्रश्न। अब देखो हमारा दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। अपने पूर्वजों से यह पृथ्वी हमें विरासत इस अधिकार के रूप में न मिलकर वह हमें आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली है। इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हमें देखो अभी यहाँ पे हमारे इसमें क्या बोला है, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे अधिकार के रूप में हमको नहीं मिली है, ये हमें जो आगे आने वाली जो पीढ़ी उससे हमें उधार मिली है। क्योंकि हमने देखा जो मानव ने अनेक क्रियाएं करते हैं, औद्योगिकरण, औद्योगिक जो है उद्योग है खोले हैं, शहरीकरण है, जंगल की कटाई है, तो इसके कारण जो है बहुत सारे जो है ये नष्ट हुए हैं, प्रकृति को हानि पहुंची है। तो आगे चलकर मतलब क्या होगा, मतलब ये उदाहरण हमें स्पष्ट करना है। तो देखो क्या बोला है, जैसे जैसे नई पीढ़ियों का उत्तर हमें लिखना है, जैसे जैसे नई पीढ़ियों का निर्माण होता है वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी नष्ट होती है। अपने पूर्वजों ने जो कुछ भी पृथ्वी पर उत्पात मचाया है उस उत्पात के कारण पृथ्वी की प्रकृति दुष्प्रभावित हुई है, ठीक है। परिसंस्था में रहने वाले, दूसरा पॉइंट, परिसंस्था में रहने वाले सजीव, उनमें होने वाली आंतरक्रिया, सजीवों के अधिवास के मध्य के संतुलन को मानव अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और विकास की भ्रामक संकल्पना के द्वारा बिगाड़ दिया, नुकसान किया ना मानव ने। थर्ड पॉइंट, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जंगलों की कटाई इत्यादि अनेक कारणों से पृथ्वी पर विद्यमान अनेक भोजन श्रृंखला, भोजन जाल खंडित हो गई हैं, है ना। क्योंकि क्या हो गया, जो भोजन श्रृंखला है, भोजन जाल है, उसमें किसी न किसी उपभोक्ता पर असर आया है और जिसके कारण वह खंडित हुई है। मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उनके अन्न, वस्त्र, आवास, है ना, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यक सुविधाओं में कमी हो गई है ना। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हमारी इसकी सुविधा, आवश्यकता जो है वो पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इस कारण परिसंस्था के संतुलन को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो अभी परिणाम स्वरूप क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जिस पृथ्वी को हमारे पूर्वज ने हमें सौंपा उसका संपूर्ण नुकसान करके हम पृथ्वी को नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं। तो यह शाश्वत विकास नहीं है, ठीक है। पूर्वजों से तो हमें मिला है, लेकिन उसके जो नुकसान करके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जो नई पीढ़ी को वही सौंप रहे हैं। तो ये शाश्वत विकास नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों को यह प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से क्या हो रहा है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको यह उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जैसे जीवाश्म ईंधन है, विविध धातुएं हैं। देखो जीवाश्म ईंधन का इतना उपयोग हो रहा है तो आने वाली पीढ़ी को जो है, क्योंकि ये तो समाप्त होने वाली ईंधन है ना, तो ये आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगा। वर्तमान पीढ़ी के पूर्वज द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के कारण, अभी जो वर्तमान है नहीं, जो इस समय,
तो वर्तमान पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान के कारण जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अकाल ऐसे प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हुई हैं। इन सभी आपदाओं का सामना नई पीढ़ी को करना पड़ेगा। इसलिए यह पृथ्वी हमारे द्वारा विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमें आने वाली अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना है। इसे ही शाश्वत विकास कहते हैं। अतः पृथ्वी आने वाली पीढ़ी की ओर से उधार मिली, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, ये हमारा जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो तुम्हारा जो आंसर भी अच्छे से होगा। कभी भी आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, ये पहला पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट है, फिर आगे यहाँ पे ये चौथा पॉइंट है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर ये पांचवा पॉइंट है, ये छठवां पॉइंट है, और फिर ये सातवां पॉइंट, और उसके बाद ये आठवां पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से 8 पॉइंट। अब देखो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या बोला है? टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न है टिप्पणी लिखिए। पहला पर्यावरण संवर्धन, दूसरा बिश्नोई चिपको आंदोलन, फिर जैव विविधता, देवराई। पांचवा देखो क्या बोला? आपत्ति तथा आपत्ति व्यवस्थापन। ये असल में क्वेश्चन जो है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना इस पार्ट का नहीं है। ये क्वेश्चन इस पार्ट का नहीं है, ये असल में तुम्हारा क्वेश्चन पार्ट 10 का है। पार्ट 10 का प्रश्न है। तो जब हम पार्ट 10 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमें टिप्पणी केवल इन चारों का लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, पर्यावरण संवर्धन, बिश्नोई चिपको आंदोलन, जैव विविधता और देवराई। वैसे इसमें से इन तीनों टॉपिक के बारे में पहले की वीडियोस में हम देख चुके हैं, ये अभी के वीडियो में। तभी देखो पहला हमारा है पर्यावरण संवर्धन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्यावरण संवर्धन क्या बोला है? पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक और मानव निर्मित घटकों के दुष्प्रभाव के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित हुई हैं। इन समस्याओं का विपरीत प्रभाव सभी सजीवों पर होता है। इन सभी सजीवों को सुरक्षित रखने और मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता निर्मित हुई है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, अब हमें दूसरा पॉइंट पढ़ना है। ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट पर्यावरण संवर्धन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने विभिन्न कानून बनाए हैं। पर्यावरण संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि भी की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र भी पर्यावरण संवर्धन के लिए अत्यधिक सक्रिय है। पर्यावरण संवर्धन और पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप की स्थापना की गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर्यावरण संवर्धन के कार्यक्रम की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। हमने देखा था ना कि हमें भी सहभाग करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए लोगों को जन जागृति फैलाना आवश्यक है। बच्चों को पाठशाला की शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण स्नेही मूल्य भी पढ़ाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित और सीमित उपयोग करना भी पर्यावरण संवर्धन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे इसमें। हमारा जो है टिप्पणी है पर्यावरण संवर्धन। दूसरी टिप्पणी बिश्नोई चिपको आंदोलन। ये बिश्नोई चिपको आंदोलन जो है ना, ये बहुत ही सबसे पहले जो हुआ था ना, ये जोधपुर में हुआ था, जोधपुर के गांव में। तो वहाँ पर जो है बिश्नोई जाति के लोग हैं, उन्हीं के से संबंधित ये कहानी है। वैसे तुम लोग मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पढ़े होगे। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में खेजड़ी नामक एक गांव है। कहाँ पर? ये राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी नामक गांव। ठीक है,
ये कहाँ, जोधपुर से 26 किलोमीटर की दूरी पर, 26 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। इस गांव का नाम वहाँ पर पाए जाने वाली खेजड़ी वनस्पति के नाम पर पड़ा। इस गांव में ना खेजड़ी वनस्पति पाई जाती है, इसके लिए उसका नाम इसी पर रखा गया, बिश्नोई चिपको आंदोलन। इसमें असल में क्या किया हुआ था, ये जो है ना सब पेड़ों को बचाने के लिए, देखो पेड़ों को चिपक कर लोग खड़े हो जाते थे। तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो वहाँ पर देखो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो है 1738 में इस गांव में सर्वप्रथम बिश्नोई आंदोलन हुआ। बिश्नोई राजस्थान के जोधपुर ज़िले का एक समाज है। 1738 में खेजड़ी गांव में चिपको आंदोलन जैसा एक आंदोलन किया गया था। यहाँ पे क्या हुआ, इस गांव के निवासी अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई लोगों ने वृक्ष की कटाई रोकने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 363 लोग, यहाँ पे देखो किसके नेतृत्व में, अमृता देवी के। ठीक है, कब हुआ था ये आंदोलन, 1738 में। यहाँ पे देखो हुआ क्या था, उन्होंने जो है क्या बोला, इन वृक्षों को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है। बिश्नोई समाज जो पवित्र मानता था, लेकिन 1738 में क्या हुआ, भाद्रपद महीने के, भादों का महीना होता है ना भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने वृक्ष की कटाई का विरोध किया। राजा के जो सैनिक हैं वो वृक्षों को काटने के लिए आए थे। राजा का नया महल बनाना था, तो लोग वृक्षों को, क्योंकि उनकी आवश्यक जो है चूना तैयार करना था, तो उन्हें वृक्षों की जो है लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए वो सैनिक क्या किए, आकर वृक्ष की कटाई करने लगे। तो अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने क्या किया, वृक्षों को गले लगा लिया। वो लोग वृक्षों को जो है चिपक के खड़ी हो गई, मतलब वो लोग तीनों पुत्रियां क्या की, वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से चिपक गई। ठीक है, ताकि सैनिक उसको ना काट सके। तो अमृता देवी को वृक्ष से हटाने के लिए उन्हें रुपए, पैसे आदि का लालच भी दिया गया, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के कारण वृक्ष से चिपकी रहीं, लिपटी रहीं। सैनिकों के धमकियों के आगे अमृता देवी नहीं झुकी और वह वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम सिर भी काटोगे तो भी हम हटेंगे नहीं। तो राजा के सैनिकों ने क्या किया, कुल्हाड़ी से अमृता देवी को मार डाला और उन्होंने उसके साथ साथ उनकी पुत्रियों की भी हत्या कर दी। परंतु अब यहाँ पे मतलब ये पहले तो यही लोग आए थे, अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियाँ, ये लोग वृक्ष को पकड़ के खड़ी हो गई कि राजा के सैनिक न काट सके। तो राजा के सैनिकों ने क्या किया, अमृता देवी को मार डाला, उनकी पुत्रियों की भी हत्या कर दी। तो इससे क्या हुआ, चारों ओर वृक्षों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो आसपास के गांव में समाचार फैला और 83 लोगों ने गांव के लोग इकट्ठा हो गए और 363 लोग वृक्षों के, मतलब 83 गांव के लोग, 83 गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और 363 लोग, 363 लोग वृक्षों की रक्षा करने के लिए वृक्षों से लिपट गए। सभी लोगों ने वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। राजा के सैनिकों ने सबको मारा। मूक वृक्षों की रक्षा करने के लिए वे शहीद हो गए। मतलब 363 लोगों को सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी। अपने इस कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ राजा को। तो राजा, जोधपुर के जो राजा थे ना, वो अभय सिंह थे। तो उन्होंने बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगी और उसके बाद उन्होंने ताम्रपत्र पर लिखवाया। पहले ऐसे ताम्रपत्र होता था ना, आजकल तो स्टैम्प पेपर होता है, लेकिन पहले ऐसे ताम्रपत्र होते थे। तो उस पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर एक भी हरे भरे वृक्ष काटे नहीं जाएंगे, एक भी प्राणी का शिकार नहीं किया जाएगा। बिश्नोई गांव की सीमा में यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि इस कृत्य में राजघराने का कोई व्यक्ति पाया गया तो उसे भी दंडित किया जाएगा।
तो 20वीं सदी का उत्तर प्रदेश का चिपको आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर किया गया है। फिर उसके बाद तुमने देखा होगा ना कि गोरखपुर में चिपको आंदोलन किया गया था अंग्रेज़ों के समय में, तो वो भी इसी पर ही जो है इसी आंदोलन से ही प्रेरणा लेकर किया गया। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में क्या आया था, तुम्हारा जो टिप्पणी लिखो वाला क्वेश्चन है उसमें बिश्नोई चिपको आंदोलन लिखा ना, बिश्नोई लिखा हुआ है, इसका मतलब बिश्नोई समाज का जो चिपको आंदोलन है उसके बारे में तुम्हें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कृति की गई थी। ये राजस्थान के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। सबके सब यहाँ पर देखो, ये गांव के लोग जो हैं पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए थे, चिपक कर, वृक्षों से चिपक कर सर्वप्रथम प्राणों की आहुति देने के लिए घटना सितंबर में हुई थी राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी गांव में। ठीक है, चलो अब अगली हमारी टिप्पणी है जैव विविधता। प्रकृति में पाए जैव विविधता के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं ना। प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवांशिक भेद, सजीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकार की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है उस समृद्धि को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता 3 स्तर पर दिखाई देती है, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, परिसंस्था की विविधता। ये सब हम जो है वीडियो में देख चुके हैं ना। इन सभी विविधताओं का अर्थ क्रमशः एक ही जाति के सजीवों में पाए जाने वाली विविधता, एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणी अथवा वनस्पतियों में पाए जाने वाली विविधता और प्रत्येक प्रदेश के अनेक परिसंस्थाओं में पाए जाने वाली विविधता है। मानव विकास के अनेक कार्य में जैव विविधताओं को नुकसान हुआ है। इन जैव विविधताओं का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने होंगे। जैव विविधता का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क तथा अभयारण्य का निर्माण किया गया है। आरक्षित जैव विविधताओं के संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष योजना लागू करना इत्यादि अत्यावश्यक प्रयत्न करना आवश्यक है। ये जैव संवर्धन के लिए बताया गया। तो ये हमारा तीसरा टिप्पणी है। अब हम देखो ये तीसरा टिप्पणी का ये पहला पैराग्राफ, ठीक है, ये हमारा पहला पैराग्राफ है तीसरा टिप्पणी का। फिर ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। अगला है हमारा टिप्पणी देवराई। देवराई के बारे में भी हम जो है पढ़े हैं, उसका वीडियो में देख चुके हैं। देवराई का अर्थ क्या है? सैक्रेड ग्रोव। ये ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र माने जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। हिंदी में ये पावन वन के नाम से भी जाना जाता है। पावन वन, देवराई। ईश्वर के नाम पे आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त होता है। देवराई वनों में वृक्षों की कटाई, प्राणियों का शिकार नहीं किया जाता। वर्षों की परंपरा से चले आ रहे जंगल को समाज द्वारा संरक्षित किया गया है और देवराई वन एक प्रकार से एक अभयारण्य ही है। सरकारी वन विभाग देवराई वनों की देखरेख नहीं करते, बल्कि स्थानिक समाज के लोग ही देवराई वनों की देखरेख करते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में देवराइयों का समूह दिखाई देता है। अतिरिक्त संपूर्ण भारत में भी घने वनों की देवराई पाई जाती है। पश्चिमी घाट में पता है ना 5 राज्य जो हैं उसमें आते हैं। 5 राज्यों को मिलाकर ये जो है पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट बोलते हैं ना। तुम लोग इसमें ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़े होंगे, पश्चिमी घाट के बारे में। फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना था। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। नीचे दिए गए चिन्ह संकेत क्या बता रहे हैं, उस आधार पर आप अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। संकेत क्या बता रहे हैं ये हम लोग पहले के वीडियो में देख चुके हैं, ये सब क्या बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी आगे क्वेश्चन क्या बोला, उस आधार पर अपनी भूमिका स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे देखो हमारा पहला संकेत है। ये संकेत हम लोग पहले भी देख चुके हैं हमारा वीडियो में। रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रीकरण, ठीक है,
और फिर से उसका रिड्यूस कम करना, ये इसका अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? कम करना, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रीकरण, 3R, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करें, यह संदेश संकेत से प्राप्त होता है। पहले हमें क्वेश्चन पूछा ना, क्या संदेश प्राप्त होता है, तो ये बताया। और ये संकेत क्या है? पानी बचाओ का संकेत है। और ये संकेत क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग करो। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है? भूमिका बतानी है ना। तभी देखो, भूमिका में हमारा पहला संकेत क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से किया जाए, यह संदेश से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम करके उसका पुनरुपयोग, पुनर्चक्रीकरण करने से संसाधनों के दुरुपयोग को हम टाल सकते हैं। सभी गांव में ये जो है हमारा पहला आकृति का स्पष्टीकरण है। अब हमारा ये दूसरे आकृति का सब पानी बचाओ वाला है ना। देखो, सभी गांव शहरों में पानी की समस्या विद्यमान है। गांव में पानी की कमी होने से अकाल जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। कृषि उत्पादन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः हमें पानी बचाओ यह संदेश संपूर्ण देश में प्रसारित करना चाहिए। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, पानी भर के रख लेते हैं। देखो, पानी कभी भी बासी नहीं होता है, कभी भी पानी बासी नहीं होता। यह है कि बहुत दिन तक रख दो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो हमें वो पानी बदलना होता है। लेकिन पानी कभी भी बासी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, नल से पानी आता है, पानी भरते हैं, और फिर अगले दिन जब पानी आता है तो क्या करें, वो भरा हुआ पानी को फेंक देते हैं कि वो पानी बासी हो गया। ऐसा नहीं है, पानी बासी नहीं होता। उस पानी का हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, बाथरूम धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। ठीक है, लेकिन पानी फेंको मत। और अगर जैसे कभी ज़रूरत भी पड़ी फेंकने की, तो उसको ऐसे जगह डालो, मिट्टी में, पेड़ों में, ताकि मिट्टी में पानी चला जाए, पेड़ों को पानी मिल जाए। हम कहीं भी फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी बचाओ ये संदेश हमें प्रसारित करना चाहिए। फिर तीसरा आकृति था सौर ऊर्जा। ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा का स्रोत है ना। ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। हमारे देश में पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने से हमें सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने का विकल्प सोचना चाहिए। हमें पता है, हमारे देश भारत ऐसा देश है जहाँ हमेशा सूर्य की प्रकाश उपलब्ध होती है। खाली बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत जो है समस्या होती है, लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए तो मतलब बहुत बारिश न होने के कारण हमें सूर्य का प्रकाश उपलब्ध मिल रहता है। तो हम जो है इसका विकल्प सोच सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का उपयोग करने से हम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम कर सकते हैं। तुमने देखा ना, सौर ऊर्जा पे चलने वाले जो है रिक्शा हैं, बोट हैं। अगर तुम लोग यूपी उत्तर प्रदेश वगैरह में गए होगे तो वहाँ तुमने देखा होगा ई रिक्शा चलता है, ई बोट चलती है। वो सौर ऊर्जा से चलती हैं। उनके जो छत होते हैं ना, छत पे सोलार पैनल्स लगे रहते हैं, और वो सोलार पैनल से वो उसमें सिलिकॉन की छड़ें होती हैं जो कि सूर्य की रोशनी से जो है ऊर्जा लेकर उसमें अवशोषित करती हैं और उसी के माध्यम से वो चलते हैं। फिर सौर ऊर्जा से हम जो है पानी गर्म करने का गीज़र का उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से लाइट, बल्ब, पंखे। वैसे तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारा अपना देवीदयाल स्कूल है ना, स्कूल के जो तुमने देखा है जहाँ पे रिक्शा स्टैंड है, जो स्टेशन जाते हैं तो रिक्शा स्टैंड या बस स्टैंड है ना, वहाँ से लेकर नाका तक, कांटे मारने वाली नाका तक जो स्ट्रीट लाइट हैं वो सोलार पैनल से लगी हैं। अभी ये कुछ ही सालों में हुआ है, पहले नहीं थी। तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे ऐसे सिलिकॉन की छड़ें लगी होती हैं। तो इससे क्या होगा कि रात के समय में हम सूर्य की रोशनी जो अवशोषित की गई हैं उसके माध्यम से वो लाइट जला सकते हैं। तो देखो, उससे प्रदूषण भी नहीं हुआ, बिजली की बचत भी हुई। तो सोलार पैनल, सौर ऊर्जा का उपयोग यहाँ भी कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से कुकर जो है, उस सोलार कुकर आता है, सौर ऊर्जा से कुकर जो होता है उसमें बर्तन रहते हैं, उसमें ऊपर जो है अंदर काले रंग के बर्तन रहते हैं। काला रंग इसलिए होता है जल्दी हीट ऊष्मा को अवशोषित करता है ना सोलार कुकर।
और उसके ऊपर जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है, तुम्हें पता है ना, प्रकाश की किरणें वो दर्पण की दूसरी तरफ एक ही स्थान पर इकट्ठा होती हैं ना, तो उस तरह से वो जो बर्तन है वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गर्म होता है और उसमें भोजन पक जाता है। थोड़ा समय लगता है पकने में, लेकिन उसको ले जाके धूप में रख दो और अपना काम करते रहो, खाना बन जाएगा, उसमें पक जाएगा। तो इस तरह से हम इसका उपयोग, सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम प्रदूषण की समस्या, ईंधन की बचत आदि सब कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बाकी का जो वीडियो है वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।